दावा करने में तो कोई खर्च नहीं होता। आप जितने मर्जी बड़ा दावा कर दें, जैसे उन्होंने 17 वजारतों का कहा कि 18वीं तरमीम के बाद, तो कोई इनसे पूछे, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसमें तमाम सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम कराई, यानी मुस्लिम लीग नून ने भी कराई। जरदारी साहब बजा क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट को ये इख्तियार वापस किया और नून लीग ने उसमें ताउन किया। इसी तरह जहन में रखना चाहिए कि जब 1997 में नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और फारूक लगारी सदर थे और वो किसी तरह भी समझ आ गई थी कि वो नहीं आ रहे और आखिर में उनको जाना भी पड़ा मरहूम को, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त साथ मिलाया, जैसे आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को साथ मिलाया, ANP को मिलाया और 18वीं तरमीम की। तो बिल्कुल सेम उसी तरह उस वक्त 8वीं तरमीम जो जनरल ज़ियाउल हक़ की थी उसको ख़त्म किया 13वीं तरमीम से। सियासतदान ये मिल के काम करते हैं। लेकिन ये जो 17 वजारतों का दावा है ना, ये उनको यूसुफ रज़ा गिलानी से और अपनी हुकूमत से और अपने वालिद साहब मुमलिकत जो थे उसके, उनसे पूछना चाहिए कि जो वजारतें उस वक्त ख़त्म हो गई थी, लेबर की, हेल्थ की, एजुकेशन की, वो कैसे कैड के नाम पे बहाल हुई, एग्रीकल्चर की ख़त्म हो गई थी, मतलब मैं फ़ौरन गिन रहा हूँ तो ये नाम सामने आ रहे हैं, तो ये क्यों ख़त्म नहीं की थी उन्होंने? ये तो तय था कि ये नहीं रह सकती, टूरिज्म की थी, कोई चीज़ विफाक ने सुबह को दी ही नहीं और क्रेडिट आज तक उस पर लेते हैं। और फिर ये जो अभी 16 महीने की हुकूमत थी, इसके अंदर जितनी वजारतें थी उसकी बंदरबाट एक कोटे के तहत हुई, अपने अपने MNA की हैसियत से, फिर एडवाइजर में कोटा लिया, फिर मावन खुसूसी में कोटा लिया। कहीं कोई गुंजाइश, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों लिया, जो हुक्मरान इत्तेहाद था सब ने बराबरी की बुनियाद पर तकसीम किया। तो मैं किस तरह ये समझूं कि पिछली मैंने बता दी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 18वीं तरमीम के बाद ये खत्म होनी चाहिए थी चीजें, उन पे काबू होके बैठ गए। फिर उसके बाद जब दोबारा इनको मौका मिला है, नून ने तो नहीं किया, आप क्रेडिट लेते हैं तो साथ फिर जवाब भी तो वजाहत कर देना। और जो आसिफ अली जरदारी साहब ने दावा किया, मैं जो आपने फिक्रा सुनाया उसमें कहीं विफाकी हुकूमत का जिक्र तो था नहीं। हुकूमत तो ज़ाहिर सिंध में तो उनकी बनने जा रही है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान में आपको पता है कि वहां पे एक क्लोज कंटेस्ट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में होने जा रहा है और उनके इत्तेहादी होंगे साथ साथ दोनों तरफ से, कि वहां पे कौन भारी पड़ जाए कौन, क्योंकि बलूचिस्तान की हमेशा से मखलूत हुकूमत चलती आ रही है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली कहानी वहां पे नहीं है। तो KP में PTI के साथ मुकाबला है, वहां पे ये सारे इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून का और PTI का मुकाबला होगा, क्योंकि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की, देखें सबसे ज्यादा कैंडिडेट PTI ने पुट किए, उसके अंदर बहस हो सकती है, कहीं ठीक हुआ, कहीं गलत हुआ, कहीं बहुत ज्यादती हुई, कहीं पे इन्होंने झूठ बोले PTI के लोगों ने, जिस तरह सच बोले उस तरह झूठ भी बोले और फेक वीडियोस बनाई, पुरानी वीडियोस लेके चला दी कि जी ये हो गया और सारा इंतजामिया पे मलबा डालने की कोशिश की। ऐसा नहीं था। तो पाकिस्तान के अंदर सियासत में जैसे वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में हर कुछ जायज है, तो इलेक्शन में भी सब कुछ जायज है। जो 2018 में हो रहा था वो 2023 में हो रहा है और 24 के अंदर अभी जब स्क्रूटनी का अमल 30 को खत्म हो जाएगा और जब कागजात नामजदगी 2024 में वापस लिए जाएंगे, तो आपको याद रखना चाहिए कि 2018 में उस वक्त बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स थे जिन्होंने टिकट जमा कराने से वो आजाद हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर आ गया हुआ था। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड हर एक को बराबर मिलती है, कभी किसी का मौका होता है और कभी किसी का होता है। मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही, जब मंशूर के ऊपर बात करें तो ना PMLN का मंशूर आया है, ना पीपल्स पार्टी का है, ना PTI का है, और इसके ऊपर दावे सबके हैं। तो हमें बस फिर इन दावों के साथ चलना है, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ नहीं है कि मेरी हुकूमत बनेगी, मेरी हुकूमत बनेगी। ठीक है फैसल साहब, इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड तो फिर वही है ना, जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि मिलती सबको है, लेकिन बारी और मौके की बात होती है, किसकी बारी आ गई और किसको मिल रही है। अब ये जो मंशूर की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपको लगता है कि वाकई हुकूमत में आकर 17 वजारतों की भी बात कर रहे हैं, अवाम के लिए बड़े बड़े उनके ख्वाब हैं, खासतौर पर नौजवानों का उनको बहुत दुख है, वो समझते हैं जो डिग्री हाथ में लेकर डिग्री मुकम्मल होने के बाद वो फिरते हैं, तो जाहिर है ये वैसे एक बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन चले बिलावल भुट्टो इस बात को समझते हैं कि ये कितना बड़ा क्राइसिस है उस नौजवान के लिए जो डिग्री हाथ में लेकर फिरता है। तो आपको क्या लगता है, आपने ज़ाहिर सिंध में उनकी हुकूमत देखी है, आपको लगता है कि वाकई ये सियासी हकाइक के बरक्स है, या आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब में इतना पोटेंशियल है कि जो दावे कर रहे हैं वो वाकई हकीकत हो सकते हैं? आमिर साहब की ये बात तो 100% दुरुस्त है ना कि 18वीं तरमीम के बाद जो महकमे सूबों में डिवॉल्व होने चाहिए थे वो नहीं हुए।
اور مزے کی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر دور کے اندر تو خاص طور پہ جو ڈپارٹمنٹ صوبوں میں جانے تھے ان کی اکثریتی منسٹریاں تو پیپلز پارٹی کے پاس تھی. مثال کے طور پہ ہیلتھ کو لے لیں, بھائی ہیلتھ صوبے کا فنکشن تھا, کیوں وفاق میں ہے. ابھی 17 منسٹریاں جو ختم کریں گے کوئی انوکھا کام تھوڑی کریں گے, وہ تو 18ویں ترمیم کا حصہ ہے, ختم کرنی ہے آپ نے. ابھی تک ختم کیوں نہیں ہوئی, اور یہ غیر قانونی طور پہ محکمے کیوں چل رہے ہیں, اور اربوں روپے بھوکی ننگی قوم کے یہ وفاقی وزارتوں پہ خرچ ہو گئے. یہی تو اس بات کا اس ملک کے اندر رونا ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہے, کوئی اختیار جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اچھا پھر یہ کہتے ہیں ہم 17 محکمے جو ہے ختم کریں گے. بھائی ختم کرنے کے بعد آپ دو گے کس کو؟ صوبے کو دے دو گے یا ضلعوں میں منتقل کرو گے؟ اگر آپ صوبے میں دیں گے اور سی ایم ہاؤس میں آ کے وہ پارک ہو جائیں گے تو یہ اور نقصان دہ, یہ اور خطرناک بات ہے. تو پھر مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا. اگر یہ محکمے آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ضلعوں کو منتقل کر دیں گے, ڈویژن میں منتقل کر دیں گے, صوبے میں پاس نہیں ہوں گے, صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ ڈکٹیٹر بن کے ان محکموں کا مالک و مختار نہیں بن جائے گا, تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. لیکن جس تناظر میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ تناظر تو نقصان دہ ہے. یہ ختم کرنے کی بات یہ کہ ہم اس کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیں گے, یہ وہ اس تناظر میں بات کر رہے ہیں. تو اس بات کی کوئی عوامی سطح پہ کوئی اہمیت ہے نہیں. اس کو کہنا اس کے کوئی اثرات آئیں گے, کوئی بہتری آئے گی, کوئی مثبت چیز ہے, کچھ بھی نہیں آئے گا, اور تباہی آئے گی. بات جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کا تعلق ہے, بڑی دلچسپ صورتحال ہے. کیونکہ سلیکٹر نے جو ٹیم چنی ہے, جس ٹیم کو میدان میں اتارا ہے, وہ ٹیم جو ہے نا وہ پرفارمنس نہیں دے پا رہی. اس ٹیم کی بنیاد پہ ان کی جتنی اچھی آپ کوچنگ کر لیں, جتنی اچھی سلیکشن کرنے کی کوشش کر لی جائے, وہ ٹیم میچ جتوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ جو آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی جو کیا کہتے ہیں ایک ہلکی سی لیول پلینگ فیلڈ یا ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں, وہ اسی لیے ہو رہے ہیں جی کہ اس کرے تو کیا کریں. یہ تو بڑا مصیبت مشکل مرحلہ آ گیا ہے سلیکٹرز کے لیے, اور لیول پلینگ فیلڈ جن کے کنٹرول میں جنہوں نے دینی ہے ان کے لیے, جس ٹیم کو اتار دیا. ابھی آپ دیکھ لینا کہ جو مسلم لیگ نے جو ٹکٹ دیے ہیں خواتین کی ریزرو سیٹوں پہ, اس پہ سب سے زیادہ اعتراض جو ہو رہا ہے وہ مسلم لیگ کے جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں وہیں سے ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کوئی تنقید کی جا رہی ہے, اور بالکل وہ کہتے ہیں نا بالکل ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا ہے سارے ریزرو سیٹوں کو. مسلم لیگ کا بھی اصل ٹکٹ تو آئی نہیں ہے, ریزرو سیٹوں کے مسئلے میں مسلم لیگ کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ یہ وہ ہے نا ہوا دیکھ کے اب اندازہ کر لیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. بہت مشکل صورتحال میں اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ جو لیول پلینگ فیلڈ آپ مشکل کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مشکل میں نون لیگ, وہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں. آج عامر صاحب تو آوازیں آنی چاہیے نا, کوئی ڈکٹیٹرشپ تھوڑی ہے, لوگوں کا حق ہے کہ بات کریں. عامر صاحب کے تو آپ بھی یہاں وہ سیکٹر کمانڈر والی کہانی تو ہے نہیں. بھائی صاحب جتیاں سر پہ مروا دیں تو جتیاں لگ گئیں. میں تو سچ ہی بولتا ہوں, میں یہی کہہ رہا ہوں, یہی جمہوریت ہے, اسی کو جمہوریت کہتے ہیں.